तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटर की अलग अलग कैटेगरीज देखी थी अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अकॉर्डिंग टू द जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने उसको फर्दर डिवाइड किया था जहाँ जहाँ से हम वाटर कलेक्ट करते हैं। फिर हमने उसकी क्वालिटीज़ देखी थी कि कैसा वाटर होना चाहिए। जैसे उसमें था शीत शुचि शिव मृष्टम विमलम लघु षड्गुणम प्रकृतया दिव्यम उदकम, ऐसा करके, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा वाटर के बारे में। प्रशस्त जल के गुण भी हमने पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था निर्गंधम अव्यक्त रसम तृष्णाग्नम शुचि शीतलम, ऐसा करके आपने वाटर की डिफरेंट क्वालिटीज देखी थी। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, बस एक सेकंड के लिए मैंने माइक म्यूट किया है। आई विल कंटिन्यू इट, वेट अ सेकंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो पहले आयुर्वेद वाला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। जिसमें हमने बेसिक क्वालिटीज में देखा था जीवनम तर्पणम हृदय आह्लादनी बुद्धि प्रमोदनम तनु अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम शुच्यम अमृतपम, ठीक है। उसके बाद था सूर्यो उद्धृतम प्रमुक्तम प्रमुक्तवा लघु वात कफापहम शैत्यम जीवनम सोमनयत्वम पित्त रक्त विष अतिजित गंगा अम्बु नभसो भ्रष्टम स्पृष्टम त्व अर्क इंदु मारुते हिता अहितवे तद भूम्यो देश काल अपेक्षते, ठीक है। तो बेसिक क्वालिटी बताने के बाद उसने कहा था कि जो ये जितनी भी उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी होती है वाटर की, दैट इज इंटर रिलेटेड विद आपका देश काल और जो भूमि है जहाँ पे भी वो गिर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जल की शुद्धता की परीक्षण जो हमने की थी, टेस्टिंग ऑफ द प्योरिटी, तो एज पर द आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव उसमें क्या होता है कि ये न अभिवृष्टम अमलम शाल्य अन्न रजतम स्थितम अक्लीनम अन्नम अविवरणम वातपेयम गांगेयम अन्यथा। बेसिकली जो शाली अन्न होता है उसको एक रजत पात्र में रख के उसको बारिश में रख देते हैं पानी के साथ में, अगर वो स्टिल क्लेदहीन बना हुआ रहता है तो इसका मतलब ये गांग जल है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि गांग जल मतलब गंगा का जल नहीं होता है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्योरिटी। तो इसका मतलब जो भी वाटर हम वहाँ पे है या जो भी वाटर हमने कलेक्ट किया दैट इज एज इक्वल टू गंगा जल या फिर वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कलेक्शन के लिए भी बताया हुआ है कि शुचि शुक्लम वितत पटकई देश जयुतम अथवाम हर्म्यम तलम परिभ्रष्टम अन्यर्वा शुचिभीर भाजने ग्रहितम सोवर्णे राजते मृन्मये वा पात्रे निदध्यात् तर्वसाल सर्वकालम उपयुंजितम। बेसिकली जो भी वो क्लीन जो वाटर होता है उसको आप आइदर स्वर्ण पात्र में या रजत पात्र में या फिर मृन्मय यानी कि जो मृतिका का पात्र जो घड़ा होता है आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं और उस पानी को आप सर्वकालम उपयुंजते हर काल में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ वाटर के बारे में बता दिया है कि आपको कैसा पानी कलेक्ट करना है, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन बता दी, उसके बाद कलेक्शन ऑफ वाटर बता दिया है, ठीक है। इसका डिवीजन की कैसा कैसा होता है ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो हमारी रिवर्स होती हैं उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी कही गई हैं कि कौन से डायरेक्शन का जो वाटर होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, किसका नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपका है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इन जनरल की, इसको जो वाटर है उसकी जो जो भी दोष हैं उनको कैसे आप देखेंगे या फिर जल में अशुद्धि क्यों हो जाती है। तो इन जनरल जैसे प्रेजेंटली हमें पता है कि जो भी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है या फिर जैसे स्टार्टिंग में बताया कि देश काल या फिर जो भी भूमि जो है जहाँ पे भी वो कलेक्ट किया है वाटर, उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उसमें साथ में बेसिकली इंटिमिडेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कीट मूत्र पुरीशश्च शव कोथ प्रदूषितम, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो या फिर जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको दूषित कर देते हैं। इसके अलावा तृण पर्णो उत्करयुतम कलुषम विष संयुक्तम, ठीक है, विष के संसर्ग में आ गए या फिर जो बेसिकली जो लीव्स हैं जो भी पानी में गिर गई हैं उनकी वजह से भी वो जो भी वाटर है
कंटामिनेटेड हो जाता है या फिर अशुद्ध हो जाता है। यो अवगाहेत वर्षासु पिबेद वापि नवम जलम स बाह्य अभ्यंतरान रोगान प्राप्नुयात क्षिप्रमेव च। ठीक है, तो अगर आप इसको इनटेक करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, दैट में भी एक्सटर्नल दैट में भी इंटरनल, दोनों तरीके से अगर आप कंजप्शन करते हैं तो उस कंडीशन में बाह्य और आभ्यंतर रोग, ठीक है, एक्सटर्नल डिसऑर्डर हो जाएंगे, लाइक स्किन डिसऑर्डर हो गए हैं या फिर सडनली उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो रैशेस हो गए हैं, मतलब जो बॉडी का एकदम से सडन रिएक्शन होता है वो हो गया है। ठीक है, तो वो शीघ्रता से ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जल के 6 दोषों की बात करें तो तस्य स्पर्श रूप रस गंध वीर्य विपाक दोषा षट भवंती। ठीक है, तो स्पर्श दोष आ गया। स्पर्श दोष में बेसिकली क्या होता है, स्पर्श कैसे पता चलेगा, जो वाटर है आइदर उसमें खरता प्रेजेंट होगी या फिर पिछलता जो चिपचिपापन होता है, उष्णता उसमें होगी, और दंत ग्राहिता, ठीक है, जो दांतों में लगने वाला जो गुण है, ये आपके स्पर्श दोष के अंदर आते हैं। फिर आता है रूप देश, एज पर द अपीयरेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसमें पंख सिक्ता शैवाल बहुवर्णता रूप दोष। ठीक है, तो उसमें जो भी विजिबल कंटामिनेशन प्रेजेंट है, जो भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है, दैट में भी आपका पंख है यानी कि कीचड़ उसमें है, सिक्ता यानी कि मिट्टी है आपकी, शैवाल उग गई है अगर उसके अंदर, और बहुवर्णता जो उसका एक बेसिक, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था ना, जैसे निर्देश रस उसमें होना चाहिए और शुचि होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें बहुवर्णता, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का जो वाटर होता है वो भी अशुद्ध होता है। रस दोष की बात करें तो व्यक्त रसता, ठीक है, अव्यक्त रस जो है वो अच्छे पानी की एक बेसिक क्वालिटी है, लेकिन अगर उसमें कोई भी रस व्यक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम उसको जल का दोष मानेंगे। गंध दोष में कोई भी अनिष्ट गंध है, ठीक है, जो भी प्लीजेंट अनप्लीजेंट जो भी चीजें, अगर उसमें जो भी स्मेल उसमें प्रेजेंट है वो उसका दोष है। वीर्य दोष में बेसिकली आता है कि जब उसको पीने के बाद आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, तो तद उपयुक्तम तृष्णा गौरव शूल कफ प्रसेकान कफ प्रसेकान आपाद्यति सवीर्य दोष। जब भी किसी पर्सन ने उस वाटर को इनटेक किया है उसकी वजह से उसको तृष्णा की उत्पत्ति हो गई है। तृष्णा के दोष आपने पढ़े होंगे अभी चरक में कि कौन से दोषों की वजह से होती है, इसका मतलब वो दोष इम्बैलेंस हो गए हैं। गौरव यानी कफ दोष का आधिक्य के कारण उसमें गुरुता है, ठीक है, शूल है, ठीक है, वात दोष के कारण भी शूल हो सकता है, या फिर जो अदर जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, कफ प्रसेक हो सकता है, ये उसके वीर्य दोष के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विपाक दोष। जब वो उसका प्रोसेसिंग हो जाती है बॉडी में तो चिराद विपच्यते, ठीक है, बहुत देर के बाद डाइजेशन होता है। ठीक है, वाटर के डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है, चक्रपाणी ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो आपका आम जल है उसको पाचन होने में अलग टाइम लगता है, और जो पक्व जल है वो बहुत जल्दी से उसका पाचन हो जाता है, तो बहुत देर से पाचन होता है, इसका मतलब उसमें आम दोष प्रेजेंट है। विष्टम्भयति, ठीक है, और हैवीनेस एक दोषों का स्तंभित कर देती है, वासा विपाक दोष, ठीक है, ये आपके विपाक दोष है। उसके बाद आता है कि अब ये जो जल है उसको हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, इसको मॉडर्न एस्पेक्ट से भी हम देखेंगे जिसमें क्लोरिनेशन है, बॉइलिंग है, ठीक है, या फिर आपका HTH है, या और बाकी ओजोनाइजेशन है, ठीक है, ये बाकी के प्रोसेस उसको अभी लेटर ऑन देखेंगे। इसको अगर बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अग्निक्वथन, ठीक है, बॉइलिंग, अग्नि में आप उसको बॉइल कर सकते हैं। सूर्य तप प्रतापनम तप्ताय पिंड सिक्ता लोष्ट्राणाम व निर्वापणम प्रसादनम च कर्तव्यम। ठीक है, तो आप धूप में रख के उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी आपका दैट में भी आपका जो पिंड है या फिर जो सिक्ता यानी कि जो भी मिट्टी है, लोस्ट है कोई भी, तो उसको आप गर्म करके, मतलब रेड हॉट करके आप पानी में अगर डिप करते हैं उस कंडीशन में भी आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। एक चीज और कही गई है कि अग्निक्वथनम महादोषश्च दुष्टस्य, अगर बहुत ज्यादा उसमें कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें दुष्टि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपको बॉईल करना चाहिए पानी को। ठीक है, उसके बाद आपका सप्त प्रसादनन भवंती भी कही गई है कि किस किन किन चीज़ों से आप उसको और मतलब बेसिकली प्योरीफाई कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं। तो सप्त कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति हैं, ठीक है, जिसमें आपका कतक आता है, गोमेद है, बिस ग्रंथि है, शैवाल मूल है, वस्त्र है, मुक्ता है, मणि है। ठीक है, ईशुश्रुत संहिता ने बताए गए हैं। इसके अलावा पर्णी मूल विष ग्रंथि मुक्ता कतक शैवाल वस्त्र गोमेद भाम
व कार्य तत्प्रसादनम, ऐसा अष्टांग ने भी कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब स्टोरिंग ऑफ वाटर, जिस भी बेसिकली जिस पे भी आप उस पात्र को रखेंगे तो उसके लिए कहा गया है पंच निक्षेपणानी, फलक, त्रयष्टक, मुंज, वलय, उदक, मंजिका और शिक्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन पे स्टोर कर सकते हैं। शीतिकराणी भवंती भी, की जो वाटर है उसको आपको कूल कैसे रख सकते हैं उसके लिए भी बताए गए हैं, जैसे प्रभात स्थापन, ठीक है, जहाँ पे भी एयर आ रही है वहां पे आप उसको रख सकते हैं। उदक प्रक्षेपण, ठीक है, उसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं बाहर की तरफ से। यष्टिका भ्रमण, ठीक है, जो भी लकड़ी है उससे आप उसको घुमा सकते हैं। व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल पंखे से हवा करने को कहा गया है। वस्त्रोद्धरण, ठीक है, जो कोई भी जो कपड़ा है उससे उसको ढक सकते हैं, मतलब बेसिकली जो भी पात्र है उसके ऊपर गीला कपड़ा बांधना जो है। ठीक है, उसके बाद आपका बालू का प्रक्षेपण है। ठीक है, या तो जो पात्र है उसको आप रेत में गाड़ सकते हैं या उसके ऊपर से मिट्टी का पूरा लेप लगा सकते हैं। शिक्यावलंबनम, ठीक है, जो छीके पे जो रखते हैं वो इस तरीके से आप सप्तशीतिकराणी कर सकते हैं। इसके अलावा डियोड्राइजिंग एजेंट्स भी बताए गए हैं। ठीक है, जो जैसे हमने अभी जो गंध दोष पढ़ा था उसको रिमूव करने के लिए तो यहाँ पे बताए गए हैं कि नाग है, ठीक है, नाग पंचक उत्पलानी पाटला पुष्प प्रभृति नाम च अधिवासनमिति। ठीक है, अधिवासन जो है इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था फूड का, तो वहाँ पे जब हमने अष्टविध विशेष आयतन पढ़ा था उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जब हमने देखा था तो उसमें अधिवासन एक पढ़ा था जिसमें अलग से एक फ्रेग्रेंस आपको जो भी फूड आर्टिकल्स है उसमें जब आप डालते हैं, ठीक है, तो संस्कार वाले जो पोर्शन था उसमें हमने देखा था। वैसे ही सिमिलरली आपका इसके लिए होता है। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन जनरल जो वाटर होता है ये सबको पता है कि बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग से। क्लीन और होलसम वाटर जो है वो बेसिक सैनिटेशन और रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जैसे हेल्थ हमने पढ़ा था प्राइमरी हेल्थ में कि ये जो प्राइमरी हेल्थ है या जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर पर्सन का राइट है, वैसे ही सिमिलरली जो सैनिटाइज जो वाटर है बेसिकली या जो गुड क्वालिटी या होलसम वाटर हर इंसान का राइट है। That is essential for full enjoyment of life and all human rights. Today, improvised sanitation facilities and water resources are not available to about 2.4 billion people and 663 billion people respectively. यानी कि sanitation facility 2.4 billion के पास नहीं है और water sources जो हैं basically ये water sources जिनसे abundant amount में या फिर एक जो adequate amount में water मिलना चाहिए वो उसकी जो lacking है वो 663 million peoples के पास है, नहीं है। Diseases due to the poor quality of water and inadequate sanitation is leading cause of death among young children. Specifically जो young children है, क्योंकि जितने भी अभी जैसे हमने communicable disorders पढ़े थे तो वहाँ पे diarrheal disorders जितने भी थे वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड थे आपकी वाटर के साथ में। अगर वाटर हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में डायरियल डिसऑर्डर हो जाते हैं। एपिडेमिक्स आउटब्रेक्स वाटर डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, मतलब बेसिकली अगर प्रॉपर वाटर को अगर प्रोसेस नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन इंडिया 89.9% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग वाटर फ्रॉम इम्प्रूव ड्रिंकिंग सोर्सेज। ठीक है, अब जो है वो कंडीशन इंडिया में काफ़ी सुधर गई है। तो ये हमारा जो NHS 4 था उसमें इतनी परसेंटेज के जो लोग थे हाउस होल्ड वो अवेल कर सकते थे इम्प्रोवाइज ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। वाटर सेफ्टी एंड क्वालिटी आर द फंडामेंटल्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ठीक है, इन जनरल भी पता है कि जब भी हम फूड की बात करते हैं तो या फिर जब हम वाटर की बात करते हैं तो फूड के बिना फिर भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड 5 वीक्स तक। लेकिन जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो मैक्सिमम अप टू 5 डेज ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर 5 डेज से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो डिसइक्विलिब्रियम होके जो भी बॉडी के जो भी आयन एक्सचेंज है या फिर इन जनरल इक्विलिब्रियम की स्टेज वो डिसबैलेंस हो जाती है और डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बेसिकली डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन को मेंटेन करने के लिए जो वाटर का इंटेक है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। क्लीनलीनेस के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वाटर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एज द इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑन पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, WHO लीड्स ग्लोबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द waterborne diseases. This is achieved by promoting health-based regulation to the governments and working with the partners to promote effective risk management practices to the water suppliers, communities and households. सेफ एंड होलसम वाटर किसको कहेंगे? बेसिकली
होलसम वाटर जैसा ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं होती, मार्केटिंग टर्म है। उसकी जगह पे पोर्टेबल जो वाटर है वो जो टर्म है वो बेसिकली हम यूज करते हैं। पोर्टेबल वाटर इज द वाटर दैट इज डीम्ड सेफ टू ड्रिंक, ठीक है। तो होलसम वाटर को पोर्टेबल वाटर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी हमारे लिए सेफ होता है पीने के लिए। इट इज फ्री फ्रॉम द बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फ्रॉम द कंटामिनेशन बाय ह्यूमन फीकल मैटर, फ्रॉम हैवी मेटल्स, आर्सेनिक या फिर कोई और टॉक्सिन्स अगर हैं तो उन सबको आप होलसम मतलब बेसिकली अगर ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप होलसम वाटर में काउंट कर सकते हैं। इफ वाटर डजंट फुलफिल द अबव क्राइटेरिया इट इज सेड टू बी पोल्यूटेड या फिर कंटामिनेटेड। Water pollution is growing hazard in many developing countries owing to the human activity. It is not possible to provide positive health to the community without ample and safe drinking water. तो ये बेसिक है इन जनरल हेल्थ की के लिए कि जो भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली आपके पास सेफ और होलसम वाटर होना चाहिए। यूजेस कितने हैं? पर कैपिटा डिमांड ऑफ द टाउन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, टाइप ऑफ कमर्शियल प्लेसेस हैं कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखनी होती है। एवरेज इंडियन टाउन की बात करें तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है वो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंडस्ट्रियल यूज के लिए 40 लीटर, पब्लिक के यूज के लिए 25 लीटर, फायर डिमांड के लिए 15 लीटर पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग है। उसके बाद लॉसेस के लिए, वेस्ट के लिए, इनके लिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है वाटर। WHO की बात करें तो बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन हु एंगेज इन मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी is above average temperatures, a minimum of 7.5 liter per capita per day इतनी हमें जरूरत होती है, will meet the requirements of the most people under most conditions. Water needs to be of a quality that represent a tolerable level of risk, ठीक है। जितने भी आपके मिनरल्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, ठीक है। ऐसे उतने उससे परमिसेबल अमाउंट से ज़्यादा अगर होता है तो वो डिजीज पॉजिटिव होते हैं या फिर हम उसको कंटामिनेंट्स में काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे अभी हमें हार्डनेस ऑफ वाटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि जैसे सोडियम के, मैग्नीशियम के, इनके सल्फेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, ये अगर प्रेजेंट है तो वो हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं जो ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं होती या डिजीज कॉजेटिव होती है। बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर सोप डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी होती है वाटर की, तो उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। हाउएवर इन इमरजेंसी कंडीशन अ मिनिमम ऑफ 15 लीटर इज रिक्वायर्ड, कम से कम 15 लीटर जो पानी है वो उसकी जरूरत होती है। एंड हायर क्वांटिटी ऑफ अबाउट 20 लीटर्स पर कैपिटा पर डे शुड बी अश्योर्ड टू टेक केयर ऑफ बेसिक हाइजीन नीड्स एंड बेसिक फूड हाइजीन। इसके लिए इतना हमारे पास होना चाहिए। लॉन्ड्री के लिए, बाथिंग के लिए हमें इससे हायर अमाउंट की जरूरत होती है। यूजेस ऑफ वाटर की बात करें तो हमें किन किन चीज़ों के लिए हमें चाहिए होता है बेसिकली। फर्स्ट होता है हमारा कंजप्शन के लिए, ठीक है। आप उसमें आपका ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। हाइजीन की बात करें तो बाथिंग है, लॉन्ड्री है उनके लिए हमें चाहिए। एमिनिटी की बात करें तो गार्डनिंग है, व्हीकल क्लीनिंग है, हाउस क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आपका एनिमल वाटरिंग हो गया, ब्रूइंग हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इंडस्ट्री है, इन सब के लिए हमें वाटर की बेसिक नीड होती है या ये बेसिक यूजेस ऑफ वाटर है। WHO यूनिसेफ ने बेसिकली GMP फॉर वॉश जो है ये एक जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम या JMP इसको बोलते हैं, इज एफिलिएटेड टू UN वाटर एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990. It builds on earlier monitoring activities carried out by WHO since 1960s. JMP का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आर टू प्रोवाइड रेगुलर ग्लोबल रिपोर्ट। बेटा बाकी लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो JMP's objective are to provide regular global reports on the drinking water and sanitation coverage to facilitate sector planning and management, to support countries in their efforts to improve their monitoring system and to provide information for the advocacy. जो MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो पीरियड था, द JMP रिपोर्टेड एवरी 2 years ऑन द प्रोग्रेस अगेंस्ट द इंडिकेटर्स ऑन द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन।
The proportion of the population using an improved drinking water source and the proportion of population using an improved sanitation facility separately for rural and urban area. ठीक है, इसीलिए जब हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था तो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पे सैनिटेशन अवेलेबल है और दूसरा जहाँ पे इम्प्रोवाइज ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, उसमें स्पेसिफिक जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है वो हमने मेंशन की थी, इतने लोगों के पास नहीं है, तो वो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो इस तरीके से होती है। तो जेएमपी इज द ओनली ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अलाउइंग कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज एंड ओवर टाइम। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी जो है प्रेजेंटली जो चल रहा है, द जेएमपी यूजेस इट्स 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड फोकसेस ऑन द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। बेसिकली जो एसडीजी का टारगेट था 6.1 and 6.2 था। In the 2016, JMP focused on communication with the countries about the implication moving from MGDs यानी Millennium Development Goals to the SDGs, Sustainable Development Goals, and work towards the global baseline on 6.11 and 6.2.1 to be published in June 2017. JMP पार्ट है आपका अनवाटर्ड इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग इनिशिएटिव फॉर SDG 6। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो 6 नंबर जो गोल है उससे रिलेटेड है ये, एंड रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDG टारगेट 6.1 and 6.2 on the flagship products of the initiative in SDG 6 data portal, which brings together data on all SDG 6 global indicators and other key social, economic and environmental parameters and tracks overall progress towards SDG 6 at global, regional and national level। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके SDG 6 जो है उसके जो बेसिक जो डाटा उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है जीएमपी ने वो आप देख सकते हैं। सोर्स एंड टाइप ऑफ वाटर की बात करें तो जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं आपके नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आपको सबको पता है किस तरीके का वाटर होता है, वो आपको पता है। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट हम इसका ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ओशंस है, पोन्स है, लेक है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, ये आपके बेसिक चीजें हैं। वाटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे है वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस में आपका आता है कि कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर की बात करें तो उससे होने वाले डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायरिया है, हेपेटाइटिस है, कोलेरा है, टाइफाइड है, गिनिया वर्म है, ये आपके वाटर बॉर्न डिजीज में आ गए। वॉश की बात करें तो ये बेसिकली पुअर पर्सनल हाइजीन जो है उसकी वजह से मतलब बेसिकली रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनहाइजीनिक अगर प्रॉपर जो बेसिकली वाटर अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से डायरिया, टाइफाइड, ट्रैकोमा एंड स्किन एंड आई इन्फेक्शन हो सकते हैं। वाटर बेस्ड डिजीजेस की बात करें तो उसमें ये बेसिकली कॉज्ड बाय इंटरमीडिएट होस्ट ड्वेलिंग इन वाटर। ठीक है, जब हमने डिजीजेस पढ़ी थी तो उसमें इंटरमीडिएट होस्ट पर हमने पढ़ा था, तो वाटर जो है वो उसके लिए बेसिकली उसके लिए एक ड्वेलिंग प्लेस की तरह काम करता है, जैसे ग्यूनिया वर्म है। ठीक है, तो उसके लिए काम करता है। वाटर रिलेटेड डिजीजेस की बात करें तो या जो वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसमें बेसिकली डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर्स ब्रीडिंग इन वाटर। ठीक है, तो बहुत सारे वेक्टर्स जो है वो वाटर में ब्रीड करते हैं, जैसे उससे होने वाले डिजीज जैसे आपका फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू फीवर है, ये बेसिक आपकी वाटर रिलेटेड आते हैं। दूसरे तरीके से बात करें तो इसको दो में आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक इसके बायोलॉजिकल हैजार्ड्स आ गए, दूसरे आपकी केमिकल हैजार्ड्स आ गए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में बेसिकली आती हैं जो हमने अभी ये डिजीजेस देखी ये वाली, तो इसमें क्या होता है कि दैट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट्स जो वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें वायरल डिजीज आ गई। वायरल डिजीज में आपको पता है इससे पहले हम कम्युनिकेबल डिसऑर्डर में ये सब देख चुके हैं। वायरल डिजीज में वायरल हेपेटाइटिस ए है, ई है, पोलियो है, आपका रोटा वायरस है। बैक्टीरियल डिजीज में आपको पता है टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, बेसिलरी डिसेंट्री है, ई कोलाई डायरिया है, कोलेरा है। प्रोटोजोअल डिसऑर्डर आपको पता है एमीबियासिस है, जियार्डियासिस है। हेलमिंथिक डिसीजेज में एस्कैरियोसिस है, एंटेरोबायोसिस है, हाइड्रेटेड डिजीज है, लेप्टोस्पायरोल में आपकी वीज डिजीज है। इसके अलावा जो प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक होस्ट जैसे अभी हमने बात की ना, ये बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में है, जैसे स्नेल है,
ठीक है। तो साइजोस्टोमियासिस जो है उसकी वजह से, साइक्लॉप्स की वजह से आपका जो यूनिया वर्म डिजीज है या फिर जो फिश टेप वर्म है, ठीक है, ये एक्वेटिक होस्ट इनके इसमें प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, तो इसकी वजह से या इनके बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं। दूसरा केमिकल हैजार्ड्स की बात करें तो केमिकल हैजार्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि आइदर प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस या फिर जो हायर या लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई भी स्पेसिफिक चीजों की प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में उसकी केमिकल हैजार्ड्स में आता है। जैसे फ्लोराइड, बहुत जगह पे आपने देखा होगा, या फिर एक्सेसिव फ्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कुछ अगर ऐसा है तो फ्लोरोसिस अगर ज्यादा है तो फ्लोरोसिस हो जाएगी। अगर फ्लोरिन जो इसकी फ्लोराइड की कमी है तो मोल्टिंग ऑफ जो आपके टीथ हैं वो हो जाएंगे, डेंटल कैरीज हो सकती हैं, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी अगर वाटर में है तो आपका गॉइटर हो सकता है। एक्सेसिव नाइट्रेट्स अगर है तो साइनोसिस हो सकती है जो भी इन्फेंट्स हैं वहां पे, ठीक है, उनमें। इसके अलावा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज अगर उसमें है, जैसे सल्फेट है, क्लोराइड है, तो उनकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं, डिस्पेप्सिया हो सकता है। अगर पानी में लेड के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, आयरन है, जिंक है, अगर ये प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो वाटर है वो हैवी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, या फिर कॉलिक या एब्डोमेन जो एब्डोमिनल कॉलिक या पेन प्रेजेंट होता है वो हो सकता है, ठीक है। अगर लेड पॉइजनिंग है तो प्लम्बनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर एक्सेसिव हो या फिर अगर लो अमाउंट में है, दोनों कंडीशन में डिजीज हो सकती हैं। तो आइदर वाटर रिलेटेड डिजीजेस को आप वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश, वाटर बेस्ड, वाटर रिलेटेड से आप कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल और केमिकल हैजार्ड्स के अकॉर्डिंग फर्दर आप उनको डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर ट्रीटमेंट या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करें तो जैसे हाउस होल्ड की बात करते हैं कि हाउस होल्ड कैसे कर, मतलब बेसिक आप कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट वाला है आपका बॉइलिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरीनेशन है, देन सोलर वाटर डिसइंफेक्शन है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन लैंप्स हैं आपके पास, या फिर जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन में भी आपके अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं, सेफ स्टोरेज है। तो इनके अकॉर्डिंग आप वाटर ट्रीटमेंट को हैंडल कर सकते हैं हाउस होल्ड में बेसिकली। जैसे फर्स्ट आपका बॉइलिंग है, ये कॉमनेस्ट मेथड है आपका डिसइंफेक्शन के लिए। उसमें आपको वाटर को बॉईल करना होता है 100 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी है बेसिक, उसके बाद उसकी माइक्रो फिल्ट्रेशन करनी होती है, तो उसके बाद में वो जो वाटर है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और जो भी बॉइल्ड वाटर है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग नॉर्मली प्रेफर नहीं की जाती। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की बात करें तो ये वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है घर में। बेसिकली इसकी जो डोज होती है फ्यू mg पर लीटर के अकॉर्डिंग, और कॉन्टेक्ट टाइम अबाउट 30 मिनट्स के अराउंड हम रखते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन जो होती है कैन इनएक्टिवेटेड मोर देन 99.99% ऑफ एंटेरिक पैथोजेंस इन एक्सक्लूडिंग क्रिप्टोस्पोरेडियम बेसिकली, और जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है सिर्फ उन पे काम नहीं करती है, बाकी क्लोरीनेशन सब पे काम करती है। क्लोरीन के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन सोल्यूशन है आपका, HTH हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट है, क्लोरीन टैबलेट्स हैं आपकी। बेसिकली क्लोरीन टैबलेट्स जो होती हैं 0.5 mg फॉर 20 लीटर्स हम यूज करते हैं। आयोडीन हमारे पास है, ठीक है, इसमें 2 ड्रॉप्स 2 लीटर के लिए इनफ होते हैं। ये डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स हैं आपकी वाटर डिसइंफेक्शन की। उसके बाद सोलर वाटर डिसइंफेक्शन की बात करें, सोडिस के नाम से भी लिखा होता है, SODIS। तो इसमें बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो डेवलपिंग नेशन है उनमें काम होता है, उनमें यूज होता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट ए है यानी UVA है, और जो थर्मल कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करते हैं जो बेसिकली टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी बॉटल्स होती हैं उनको सनलाइट में रखते हैं हम 6 घंटे के लिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद वाटर विद द हाई टर्बिडिटी, जिसमें मोर देन 30 नैनोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट NTU जो होता है, इज नॉट सुटेबल फॉर द मेथड। दिस मेथड किल्स जर्म्स बट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। सिर्फ जर्म्स को किल करता है जो आपका सॉलिड वाटर डिसइंफेक्शन हम यूज करते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन लैंप्स आते हैं आपके, तो जो यूवी लाइट के है ये डिस्ट्रॉय करता है डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को, ठीक है। यूवी रेडिएशन लैंप बेसिकली काम कैसे करता है कि जो भी डिजीज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके DNA जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। उसमें फिर एक फ्लो चैम्बर होता है थ्रू विच वाटर फ्लो इज एक्सपोज टू द UV लैम्प,
ठीक है। ये ऑलवेज बेटर टू कंबाइन दीज मैथड विद फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे आरओ है, बहुत सारे एडवांस जो आरओ टेक्नोलॉजी है उनमें साथ में यूवी इरेडिएशन लैम्प ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो इरेडिएशन लैम्प आरओ के साथ में, या फिर जो ग्रैनुलर एक्टिवेशन जो कार्बन होता है उसके साथ में कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन रिमूव पार्टिकल एंड सम माइक्रोब्स फ्रॉम द वाटर। जो मैकेनिकल फिल्टर्स होते हैं और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिमूव्ड फिजिकली फ्रॉम द वाटर यूजिंग अ पोरस मीडिया। जब फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम फिल्ट्रेशन जो फिल्टर्स होते हैं बेसिकली उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में, एक आपका रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में। ठीक है, तो नॉर्मल फिल्टर्स की बात करें तो मतलब जब हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फिल्टर्स होते हैं वो हमारे बेसिक जैसे इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स हैं आपके, जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, आरओ है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडल फिल्टर्स होते हैं वो हो गए। ये बेसिक बेसिक फिल्टर्स हैं जो हाउस होल्ड में यूज होते हैं। और जो थोड़े से अलग लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं उसमें आपके स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के लिए दो अलग अलग फिल्टर्स यूज होते हैं। उसके बाद आता है आपका बेसिकली सेफ स्टोरेज। तो ठीक है, तो सेफ स्टोरेज के लिए बेसिकली जो हाउस होल्ड विद नो एक्सेस टू द पाइप्ड वाटर सप्लाई यूजुअली स्टोर वाटर। ठीक है, अगर पाइप सप्लाई है तो वहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक नीड नहीं होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इन द होम इट कैन बी कंटामिनेटेड ड्यू टू पुअर हैंड हाइजीन। ठीक है, या फिर जो भी पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर जो भी हम कंटेनर यूज कर रहे हैं उसमें भी कुछ जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू यूज सम सेफर मेथड फॉर बेसिकली स्टोरेज ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ वाटर। उसके बाद उसको प्रॉपरली लिड से कवर करना है। और कोई भी जैसे इन जनरल घरों में भी यूज होता है कि अगर वाटर को विड्रॉ करना है हमें तो उसको लिए स्मॉल वेसल को यूज करना चाहिए ना, ताकि डायरेक्ट जो हाथ से वाटर को उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, आ जाता है कम्युनिटी बेस्ड वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी में ओवरऑल कम्युनिटी को सप्लाई करने के लिए जब वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो एक तो आपका होता है स्मॉल स्केल पे, एक होता है आपका लार्जर स्केल पे। ठीक है, तो बेसिकली टाउन्स और सिटीज में हम तीन अलग अलग सोर्सेज होते हैं हमारे जिसमें हम यूज करते हैं। बेसिकली पहले जो वाटर सोर्स है वो उसमें, फिर उसके बाद कोगुलेशन किया। कोगुलेशन से क्या होता है कि जो भी उसमें डेब्रीज प्रेजेंट रहती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो वहाँ उनके साथ में आप एलम को मिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से फ्रॉद की फॉर्म में वो ऊपर जो भी मटेरियल होता है वो कोगुलेट हो जाता है। उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है जिससे सेडिमेंटेशन टैंक एक बोलते हैं। तो उसमें सारा का सारा जो डिपॉजिट है जो भी हुआ था तो वो सारा डिपॉजिट हो जाता है। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला पानी होता है जो क्लीन होता है उसको हम अलग से मतलब सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है। तो जो फिल्ट्रेशन होती है वो उसके बाद में आप स्लो सैंड फिल्टर्स यूज कर सकते हैं या रैपिड सैंड फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली फिर उसको कंजप्शन में आता है। तो स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट जैसे जो वाटर सोर्स है वहां से आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टोरेज में जैसे आपके जो वाटर सोर्स थे, आपका रिवर है, कैनाल्स हैं, लेक हैं, पोन्स हैं। ठीक है, ये इनसे हम स्टोरेज टैंक्स में जो भी वाटर है हमारे पास उसको वहां पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स या फिर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो वहां पे सेटल डाउन हो जाती हैं आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, 1 से 2 दिन के लिए हम उस वाटर को वहां पे हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ लेवल तक इस पर्टिकुलर स्टोरेज के लेवल पे हमारा जो वाटर है वो प्योरीफाई हो चुका होता है। उसके बाद और साथ साथ में सेडिमेंटेशन भी हो जाता है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में फर्स्ट आता है हमारे जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन है। तो स्लो सैंड फिल्टर्स में जिस तरीके से यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है ऐसे ही हमारे हम स्लो सैंड फिल्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्टर्स होते हैं। ये जो फर्स्ट है इंग्लैंड में यूज हुआ था एंड जो स्कॉटलैंड में 1804 और 1835 में, मतलब 19th सेंचुरी के इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे ऊपर जो पानी दिखाया हुआ है ये आपका सुपरानेटेड वाटर है। ठीक है, ये आपका 1 to 1.5 मीटर तक रहता है। ये बेसिकली सुपरानेटेड वाटर जो होता है इसका जो लेवल है वो हमेशा बनाए रखते हैं हम, मतलब इतना जो वाटर है वो उतना का उतना होना चाहिए।
उसके बाद है अ बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, या फिर जो ग्रेडेड जो ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, वो वाला जो है मतलब या फिर आप फाइन सैंड बोल सकते हैं उसको। फाइन सैंड के बाद आपकी कोरस सैंड जो है, ये जो आपका 0.6 से लेके 1.4 वाला जो है, इतने लेवल तक आप उसको बना के रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो कोरस सैंड वाला है, इसको मिला के ये इन टोटल आपका 1.5 मीटर तक हो जाता है। ये आपका से अलग अलग लेयर्स हैं आपकी। फिर उसके बाद में उसका जो नीचे वाला जो सेक्शन है, अ सिस्टम ऑफ फिल्ट्रेशन ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसमें अलग अलग पाइप्स लगी हुई हैं, जैसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे अंडर ड्रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके ड्रेनेज पाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद में इसके बाद में आपका कंट्रोल वॉल्व्स लगी हुई होती हैं, कि इसके ऊपर से जैसे जैसे पानी आता है वैसे वैसे उन वॉल्व्स के थ्रू आप उसको यूज करने के लिए मतलब बेसिकली यहाँ से जैसे फिल्टर हो जाता है उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला वाटर का कॉलम है आपका 1.5 मीटर की हाइट का, ये हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो भी सैंड हो गई, फिर उसके बाद जब इसमें ऊपर वाला जो पानी जो मेंटेन है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो वहाँ पे स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट करके रखता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो वाटर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है और वो प्यूरिफाई होता जाता है। इसको बेसिकली जो फिल्टर है ये मैकेनिकल स्ट्रेनर की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन विद इन 2-3 डेज द सरफेस ऑफ द सैंड बेड गेट्स कवर्ड विद स्लीमी ग्रीनिश जेली लाइक लेयर। जहाँ पे हमारी सैंड स्टार्ट हुई थी वहां पे जेली लाइक एक लेयर बन जाती है, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल लेयर भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्कम्स डेक, वो जो हमारी लेयर है इन सेंटर, वो बेसिकली बायोलॉजिकल जो है, या इसको वाइटल लेयर भी बोलते हैं, जूग्लियर लेयर भी बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, इसमें एल्गी होती हैं, प्लैंक्टन होते हैं, प्लैंक्टन बन जाते हैं, फंगाइज बन जाती है, डायटम्स होते हैं। ये प्योरीफाई करती है केमिकली और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली हम इसको राइपनिंग ऑफ फिल्टर बोलते हैं। 2-3 दिन में ये इसके ऊपर लेयर बन जाती है जहाँ से वाटर खत्म होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, ऑक्साइड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, या फिर जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर देती है, ठीक है। इसमें बेसिकली हार्ट ऑफ फिल्टर इसको कहा जाता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में, तो 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर आर पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये जो सैंड बेड का सरफेस है उसके अकॉर्डिंग ये वाटर को प्यूरिफाई करता है। इसमें 99.9% ऑफ बैक्टीरियाज आर रिमूव, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ड्रेनेज है उसके थ्रू इसको जो ड्रेनेज पाइप्स जो लास्ट में लगाए हुए हैं उनके थ्रू हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको यूज के लिए नेक्स्ट लेवल, या बेसिकली हम नेक्स्ट लेवल के लिए उसको भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाइटल लेयर एंड द सैंड बेड इज का लॉस ऑफ हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। इसका मतलब इसको यूज किया जा या बेसिकली मेजर किया जाता है वेंटूरी जो मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास। बेंजल जब भी ये हाइड्रोलिक जो लॉस ऑफ हाइड्रोलिक हेड होता है मेजर्स 1.3 मीटर, द वाल्व इज केप्ट फुल्ली ओपन, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जो वाटर फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो इसका मतलब जो लेयर है वो थिक हो गई है और उसके बाद में उसको हमें स्क्रैप करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से दोबारा से जैसे प्रोसेस स्टार्ट किया था वैसे ही सिमिलरली हमें दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। सिंपल है, कंस्ट्रक्ट इजीली हो सकता है, चीपर टू कंस्ट्रक्ट होता है। फिजिकल, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो फिल्टर वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि हम बहुत लार्ज एरिया की जरूरत होती है, फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है, स्लो है, बेसिकली 0.1 से 0.4 मीटर क्यूब के अराउंड है पर आवर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, सारे के सारे कोलॉइडल मैटर्स को रिमूव करने के लिए, कलर को नॉर्मल करने के लिए सम स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द फिल्टर। मतलब जो फिल्टर रन है उस तक आप एग्जैक्ट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए लंबा पीरियड चाहिए होता है, फिल्ट्रेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स के अराउंड चाहिए होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमने क्या किया, इसकी ये हमारा स्लो सैंड है तो उसकी जगह पे हमने फिर रैपिड सैंड फिल्टर्स यूज करने शुरू किए, ठीक है। इनको हम मैकेनिकल फिल्टर्स भी यूज कह सकते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक आपका पैटरसन ग्रेविटी टाइप होता है, दूसरा आपका कैंडी प्रेशर टाइप होता है, ठीक है। ग्रेविटी फिल्टर्स में बेसिकली क्या होता है, इनको बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता है जैसे स्लो सैंड फिल्टर्स को चाहिए होता है, ठीक है। इनको 90 स्क्वायर मीटर के अराउंड का चाहिए होता है एरिया। जो सैंड बैंड है बनाना इसी तरीके से है, लेकिन उसमें अलग अलग, जैसे इससे पहले हमने प्रोसेसेस देखे ना, तो फर्स्ट जैसे जहाँ पे हमारा कोगुलेशन होना था वो हमारा एलम टैंक है, ठीक है। तो उसको वाटर को एलम के साथ में मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो वाटर को
जो allowed to pass through the sand filter, raw water is subjected to the preliminary treatment। ठीक है, डायरेक्ट जैसे स्लो सैंड फिल्टर में क्या किया था हमने, डायरेक्ट वाटर को यूज किया था कि इसके आगे की प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन जब हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो उसमें पहले हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। तो प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे एरिएशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी है उसको फाउंटेन्स के थ्रू रन किया जाता है, जिससे जो ऑक्सीजन है वो एयर के साथ मतलब उसके वाटर के साथ में मिक्स हो जाती है। तो उससे क्या होता है, स्पेसिफिक जो टेस्ट और ऑर्डर है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, और जो आयरन प्रेजेंट है या जो मैग्नीज प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो रिमूव हो जाती है आपकी। फिर आता है कोगुलेशन एंड रैपिड मिक्सिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो अब रॉ वाटर एरिएशन के बाद कलेक्ट हुआ, उस वो जो रॉ वाटर है उसको अलाउ करते हैं पास थ्रू द मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, इसमें जो वाटर है वो मिक्स होता है आपका 5 to 40 mg/ms जो है पर लीटर के अकॉर्डिंग हम उसमें एलम मिक्स करते हैं। द वाटर इज सब्जेक्टेड टू वायलेंट एगिटेशन, बहुत फास्टली रैपिडली उसको मूव कराते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। उससे क्या होता है कि जो एलम है वो थ्रो आउट मिक्स हो जाती है पानी के साथ में, और एक बैफल प्लेट की फॉर्म मतलब जो बैफल प्लेट जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आता है फ्लोकुलेशन। अब ये जो वाटर था उसको हम नेक्स्ट चैम्बर में लेके जाते हैं, जिसको हम फ्लोकुलेशन चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे जो वाटर है वो स्लोली उसकी स्टीरिंग होती है, जैसे यहाँ पे बेसिकली स्लोली स्टीयरिंग की वजह से क्या होता है, अप्रोक्सीमेटेड 30 मिनट्स के लिए जो भी तो एक ना ऊपर थिक और कॉपियस लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिसमें फ्लोक्यूल्स होते हैं आपके एलम हाइड्रोक्साइड के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका सेडिमेंटेशन आता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे हम नेक्स्ट चैम्बर में गए सेडिमेंटेशन में, तो वहां पे जो वाटर है उसको डिटेन किया जाता है 5 to 6 आवर्स के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉलिकल्स है वो एंटेंगल द बैक्टीरिया, कोलोइडल पार्टिकल्स, कलरिंग मैटर्स, एल्गी, फंगाई एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। ठीक है, अब ये जो उसके बाद में बेसिकली जो सुपरानेंटेंट जो वाटर होता है, मतलब बेसिकली जो ऊपर वाला जो पानी है, अब वो सेडिमेंटेशन वाला जो बेसिकली था जो वहां पे सेडिमेंट हो गया था उसको हमने वहीं छोड़ दिया। जो ऊपर वाला जो पानी है जिसको हम ओवर फ्लो जो वाटर है या फिर आपका सुप्रानेटेंट वाटर है उसको हम कलेक्ट करके नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पे आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो वाटर से क्या किया हमने, पहले उसको नेक्स्ट एरिएशन चैम्बर में लेके गए, फिर उसके कोगुलेशन और रैपिड मिक्सिंग की जो हमारी प्री ट्रीटमेंट है। फिर ठीक है, उसकी वजह से कोगुलेशन और रैपिड मिक्सिंग हुई, उसके बाद फ्लोकुलेशन हुआ, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ। अब हम फिल्ट्रेशन पे जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन में जैसे स्लो सैंड फिल्टर से वैसे ही यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन जो है वहां पे होगी। तो इसमें बेसिकली जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्लोक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं आपके सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, जिसकी वजह से जो सैंड बेड या फिर जो सीमी लेयर जो है, जुगलियल लेयर जो थी स्लो सैंड फिल्टर की, वो हेल्प करती है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की, बट नॉट ओनली एब्जॉर्बिंग द बैक्टीरिया बट ऑल्सो द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स जो उसमें प्रेजेंट है वो। ठीक है, इसमें बेसिकली जो लॉस ऑफ हाइड्रोलिक हेड है विच इज अप्रोक्सीमेटेड 7 to 8 फीट जो होता है, एंड इट इज द टाइम टू स्टॉप फिल्टर एंड क्लीन द फिल्टर। ठीक है, इसमें बहुत रैपिडली क्लीनिंग होती है। ठीक है, फिल्टर सिमिलर होता है जैसे हमने स्लो सैंड में बनाया था, लेकिन प्री ट्रीटमेंट हमने कर दी है, तो उसकी वजह से इसमें हमें एक तो स्पेस कम चाहिए है। ठीक है, हाइड्रोलिक हेड जो लॉस ऑफ हाइड्रोलिक हेड है, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोलिक हेड से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब बेसिकली आपका जो फिल्टर है, जो भी आपने फिल्टर की फॉर्मेशन की है, उसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर देखना होता है। फिर उसके बाद आपका क्लीनिंग आता है फिल्ट्रेशन के बाद। क्लीनिंग में कैसे करेंगे कि जो भी क्लॉग्ड फिल्टर है, ठीक है, जो भी आपने फिल्टर बनाया है, अब उसमें क्लॉगिंग अगर हो गई है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्क्रैपिंग की जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा। इसमें जब बेसिकली जो रिवर्स द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम, बेसिकली जो हम बैक फ्लो करते हैं ना, मतलब या जो बैक वॉशिंग टेक्निक उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो जैसे हमने नीचे से जैसे इसमें हमने वाटर कलेक्ट किया था लास्ट में अंडर ड्रेन से, तो यहाँ से अपोजिट साइड से ही पानी को ऊपर की तरफ भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊपर जितना जो भी उसमें प्रेजेंट था, जो भी क्लॉगिंग प्रेजेंट थी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है।
ठीक है। और उसकी वजह से जो भी सैंड बेड है वो आपका क्लीन हो जाता है। वॉशिंग प्रोसेस अप्रोक्सीमेटेड 15 मिनट्स लेती हैं। ठीक है, तो आप इसको जो फिल्टर्स हैं उनको दिन में भी आप कई बार उसको क्लीन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, प्राइमरी स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रो वाटर को डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा कम स्पेस हमें चाहिए होता है। फिल्टरेशन कॉन्टिन्यूस होती है। क्लीनिंग बहुत ईजी है, चीप है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशली जो टर्बिड वाटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है आपकी रैपिड साइड फिल्ट्रेशन की, कि इसमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ एक मॉडिफाइड फिल्टर्स हैं जिसमें आपके कोल्ड फिल्टर्स आते हैं, एंथ्रासाइड फिल्टर्स हैं, मल्टीमीडिया फिल्टर्स हैं, डायटोमाइट फिल्टर्स हैं, आपके कार्टिलेज फिल्टर्स हैं। तो ये आपके बेसिक फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस और है जिसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद में बेसिकली वाटर को हम डिसइंफेक्ट करते हैं उसमें क्लोरीन ऐड करके। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का। ठीक है, बेसिकली जो क्लोरीन है वो आपको हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ग्रीनिश येलोइश कलर की, और एक्सपोजर टू 60 ppm इन वाटर फॉर 30 मिनट्स, ये इसकी डेंजरस जो लिमिट है। या फिर 1000 ppm प्रोड्यूस डेथ विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो जो क्लोरीन है बेसिकली एक तो फर्स्ट आपका गैसियस फॉर्म में है, टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो क्लोरोनोम एपरेटस जो है आप उनसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्लोरामाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सॉलिड फॉर्म में आपका मोनो हाइपोक्लोराइड ऑफ कैल्शियम, डाई हाइपोक्लोराइड ऑफ कैल्शियम और हाई टेस्ट क्लोराइड जिसको HTH कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक है, बेसिकली जो आपका मोनो हाइपोक्लोराइट ऑफ कैल्शियम या CaClOCl जो है वो आपका बेसिकली यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसमें 30 ब्लीचिंग पाउडर में 33.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होती है 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड रफली बात करें तो 2.5 ग्राम जो है बेसिक जो ब्लीचिंग पाउडर है वो रिक्वायर्ड होता है 1000 लीटर ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लोरीनेशन बेसिकली क्लोरीनेशन में हम जब भी देखते हैं तो क्लोरीन डिमांड हम देखते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन देखते हैं, कॉन्टैक्ट पीरियड कितनी देर के लिए कराना है वो देखते हैं, क्लोरीन की डोज कितनी चाहिए, सुपर क्लोरीनेशन तो नहीं हो गई है। अगर सुपर क्लोरीनेशन अगर मतलब क्लोरीन एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उसको डी क्लोरीनेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब वाटर हार्डनेस देखेंगे तो उसमें आपका ऑर्थोटाउलिडीन टेस्ट जो है वो, और जो ऑर्थोटाउलिडीन आर्सेनेट जो टेस्ट है वो हम देखेंगे। उनसे आप फ्री फॉर्म में जो भी क्लोरीन या फिर जो उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आपका आता है वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल आपको पता ही है कि इन जनरल भी आपको पता है कि वाटर साइकिल क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो भी वाटर की एक इन जनरल जो साइकिल रहती है जिसमें इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है सरफेस से, जैसे ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पोन्स हैं, रिजर्वोयर्स हैं। ठीक है, या जो प्लांट और ट्रीज हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू फिर उसके बाद उससे क्लाउड्स प्रेसिपिटेट करते हैं और उसके बाद में फॉल्स टू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, ड्यू, मिस्ट और हेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से वाटर जो है वो इकट्ठा हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद वापस से वो दोबारा से सरफेस पे आ गया है। तो ये आपकी वाटर साइकिल है, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें उसके बाद आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये भी आप लोगों को पता है किस तरीके से होता है। बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा जो रेन वाटर होता है उसको हम अलग अलग फॉर्म में या जो भी हमारा बेसिक एरिया है वहां से हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक फिल्ट्रेशन यूनिट हम एस्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद में इसके जो मॉड्यूलर टैंक्स हैं वहाँ पे ये बेसिकली पोरस होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक जो लाइनर्स लगे हुए होते हैं उस स्पेसिफिक टैंक में। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ से फिर ये जो भी ओवरफ्लो होता है वो डिस्चार्ज करते हैं, या जो नेक्स्ट वाला जो टैंक होता है इनफिल्ट्रेशन टैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ओवरफ्लो टू द डिस्चार्ज और इनफिल्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे इसको दोबारा समझने की जरूरत है तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में मैं बता दूंगी, बट इट इज वेरी नॉर्मल। तो अगर आपको लगता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्टली आता है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे बताएंगे, तो बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को, तो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है बेसिकली आपकी जो सोप डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन। ठीक है,
या फिर आप उसको बोल सकते हैं डज नॉट रीडली फ्रॉम द लेदर विद द सोप, ठीक है, जो आपका लेदर बनता है सोप की वजह से उसको फॉर्म नहीं होने देती। कॉजेज क्या है आपके आप इसमें आपकी मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में, सल्फेट की जो होते हैं उनकी फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपकी हार्डनेस कॉज करते हैं। एक आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस नॉर्मली कार्बोनेट्स की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस आपकी नॉन कार्बोनेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मेजर कैसे करेंगे, तो इसको मेजर या फिर एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड टाइट्रेंट जो होता है उसको हम देखते हैं, जो हमारा EDTA है उसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ mgm of CaCO3 per liter of the water, that is milli equivalent to the per liter of water, ठीक है। जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स है m इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर आपका जो mgm of CaCO3 पर लीटर, ठीक है। ग्रेडिंग कैसे करेंगे, हमारी जो कि हम कहते हैं कि इसकी हार्डनेस कितनी है, सॉफ्ट वाटर कौन सा है, हार्ड वाटर कौन सा है, मॉडरेटली हार्ड वाटर कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे जो हमारा सॉफ्ट वाटर आता है जो हमारे लिए बेसिक है, तो लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर है। 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और 3 से 6 मिली इक्विवेलेंट है तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और अगर 6 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम उसको वेरी हार्ड वाटर यूज करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर में 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर वाला जो होता है जिसमें इतनी हार्डनेस प्रेजेंट रहती है, वो वाला जो वाटर है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ऐसे बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है वो हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है, इसलिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाटर हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है। हार्ड वाटर की बेसिकली अगर हम एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं कि अगर जहाँ पे भी हार्ड वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी रेट कम होते हैं, अगर मतलब हार्ड वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी अगेंस्ट की बात करें, मतलब इसके बेसिकली अगर हार्ड वाटर की बात करें तो वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। अगर नेगेटिव्स की बात करें इसके, एक तो आपका वेस्टेज ऑफ सोप होता है, दूसरा प्रेसिपिटेशन हो जाती है। जैसे इस पर्टिकुलर अपने एरिया की बात करें तो यहाँ पे हार्ड वाटर है तो जितने भी आपके सरफेसेस होते हैं वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है कार्बोनेट्स की, और एंड फॉर्म स्केल्स इन द बॉयलर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो भी बॉयलर्स वगैरह हैं उनमें एक्सप्लोजन तक हो जाता है। कुकिंग को एडवर्सली इफेक्ट करता है हार्ड वाटर, इरिटेशन ऑन स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड की बात करें तो जो क्लोथ्स होते हैं उनकी लाइफ जो है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। रिमूव कैसे करेंगे, एक तो फर्स्ट आपका टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है जो भी प्रेजेंट रहती है उसको हम बॉइलिंग से भी कर सकते हैं, लाइम ऐड करके कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके कर सकते हैं, या फिर जो परम्यूटेड प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट जो है ऐड करके, या फिर आपका दूसरा होता है परम्यूटेड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस में आपको समझ आया, जो इन जनरल जो बॉइलिंग का मेथड है लाइम को ऐड करके कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को या सोडा ऐश जिसको बोलते हैं, और परम्यूटेड प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हो गए, ठीक है। ये आपका बेसिक था ये आपका वाटर को लेके। अगर फिर भी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।